कल हमने जनरल मीटिंग के ये 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए थे। सेक्शन 96, 97 और 99। आज मैं आप लोगों को कुछ नोट्स लिखवा रहा हूँ ये तीनों सेक्शन के, और वो नोट्स फिर आप जब बुक आ जाएगी तो उसके बगल में अटैच कर लेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन 96, हेडिंग डालिएगा। एनुअल जनरल मीटिंग। पहला पॉइंट, एवरी कंपनी एक्सेप्ट 1 person कंपनी shall require to hold shall require to hold a journal meeting in each year which is called the annual journal meeting. सेकेंड पॉइंट, हेडिंग छोटी सी बन जाएगी, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट के अंदर फर्स्ट सब हेडिंग बन जाएगी फर्स्ट एजीएम। डैश करके shall be held within 9 months from the end of first financial year। और उसके बाद सेकेंड हेडिंग बन जाएगी सब्सिक्वेंट एजीएम। सब्सिक्वेंट एजीएम shall be held, उसमें 3 टाइम लिखना है, 3 लाइन में लिखना अलग अलग। फर्स्ट, एट द एंड ऑफ रेलिवेंट कैलेंडर ईयर। ब्रैकेट में लिख लेना 31 दिसंबर। सेकेंड, गैप बिटवीन टू एजीएम shall not exceed 15 months। और थर्ड पॉइंट बन जाएगा एजीएम shall be held within 6 months from the end of relevant financial year। तीनों में से जो डेट अर्लियर होगी, विच एवर डेट इज अर्लियर,
फिर उसी के नीचे एक और हेडिंग बन जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। द टाइम लिमिट ऑफ सब्सीक्वेंट एजीएम हाईलाइट करिएगा। कैन बी एक्सटेंड बाय आरओसी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months on application made by company on the basis of reasonable ground। तीन महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है आरओसी के द्वारा ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल ग्राउंड। ये सेकेंड पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पॉइंट, डे टाइम एंड प्लेस ऑफ एजीएम। डे टाइम प्लेस ऑफ एजीएम, पहला लिखेंगे प्लेस। द एजीएम shall be held at registered office of company or within same city, town or village, or within the same city, town or village where the registered office of the company are situated, where the registered office of the company are situated। exception, एक्सेप्शन डैश करके लिखिए। द एजीएम ऑफ अनलिस्टेड कंपनी may be held at any place within India, at any place within India, provided all the member of the company give consent in writing in advance। उसका सेकंड सब हेडिंग डालिए टाइम। द एजीएम मस्ट बी हेल्ड, हेलो, द एजीएम मस्ट बी हेल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर
That means 9 to 6 p.m. अब हिंदी में कमेंट्री लिख लेना ब्रैकेट में कि ये स्टार्ट होने का टाइम है, कंप्लीट कितने बजे भी हो, मतलब 9 से जो 6 है ना, वो मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे डे ऑफ मीटिंग। द मीटिंग कैन बी हेल्ड एट एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। फिर बेटा तीनों का कॉमन एग्जम्पशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड एग्जम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ डे टाइम प्लेस ऑफ होल्डिंग ऑफ मीटिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड एग्जम्पशन फ्रॉम requirement of daytime and holding of daytime and place of holding of meeting। फिर एग्जाम्पल भी लिख लेना इसी में कि कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर मीटिंग अब्रोड में भी रख सकती है। इसका मतलब यह है कि कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर मीटिंग अब्रोड में भी रख सकती है, नेशनल हॉलीडे में भी रख सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग मेन हेडिंग बनेगी बिजनेस टू बी ट्रांजेक्ट एट एजीएम। बिजनेस टू बी ट्रांजेक्ट एट एजीएम। पहला ऑर्डिनरी बिजनेस, following matter shall be considered as a shall deemed to be as a ordinary business। Following matter shall be considered as a ordinary business। The first A, consideration of annual accounts, financial statement, board report and auditor report। Consideration of
annual account, financial statement, board report, and auditor report. Second, declaration of dividend. Third, appointment of director in place of those retiring. Appointment of director in place of those retiring. Appointment of director in place of those retiring. And last, fourth, appointment of auditor. Appointment of auditor and fixing remuneration. उसका सेकेंड उसी में हेडिंग डालिए स्पेशल बिजनेस. The above four business all other business. आगे एक वर्ड लिख देना apart from four above business, all other business shall be considered as a special business. All other business consider as a special business. नेक्स्ट, ये खत्म हो गया. अब हेडिंग डालेंगे कॉन्सिक्वेंसेस. फोर्थ हेडिंग, नॉट होल्डिंग द एनुअल जर्नल मीटिंग. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ not holding the annual journal meeting. Consequences of not holding the annual journal meeting. First, consequence लिखिए सेक्शन 97. Any member of company can apply to NCLT and NCLT if satisfy order to the company to call and hold the annual journal meeting in the manner specified and such order may include direction that in such meeting if
one member is present either personally or through proxy. One member present personally or through proxy shall deemed to be a valid meeting. और लास्ट सेकेंड हेडिंग डालेंगे उसी में कौन सी, सेक्शन 92 पनिशमेंट। 99 punishment. If company may default in holding annual journal meeting, if company has made default in holding annual journal meeting, the company and every officer who is in default, every officer who is in default shall liable to fine up to 1 lakhs and in case of continuing default additional fine 5,000 rupees per, up to 5,000 rupees per day during the default is continuing. तो अपने तीनों सेक्शन के कंप्लीट नोट हो गए हैं। अब अपन आगे का लॉ सीखते हैं। कल मैंने आपको बोला था कि अगर मीटिंग बुलानी है तो कोरम का होना जरूरी है। सामने देखिएगा, कोरम ऑफ मीटिंग। कोरम का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, मिनिमम मेंबर का प्रेजेंट होना। कुछ मिनिमम लिमिट दी गई है, उतने मेंबर मीटिंग में आने जरूरी है। अगर नहीं आएंगे तो फिर मीटिंग चालू नहीं होगी, मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो कोरम कितना होना चाहिए? देखिए यहां से लाइन, आप लोग अब लॉ पढ़ना सीखो।
ये लाइन का मतलब क्या है बताओ? बताओ लाइन का मतलब। नहीं समझ आया। कल सिखाया था बेटा ये लाइन। अनलेस आर्टिकल ऑफ कंपनी प्रोवाइड लार्जर नंबर। अनलेस मतलब कि अगर आर्टिकल में लार्जर नंबर है तो ये आर्टिकल अप्लीकेबल हो, और अगर आर्टिकल में साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा है, तो फिर नीचे का लॉ अप्लीकेबल हो। अब नीचे का लॉ क्या है? अपन मान रहे हैं आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है कोरम के बारे में, तो फिर लॉ बोलता है कोरम होगा पब्लिक कंपनी में पहला कोरम 5 मेंबर। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है बोलो? मतलब, हाँ मतलब खुद मेंबर पर्सनली आएगा। आप शेयर होल्डर हो, आपको मीटिंग में आना है। मान लो कंपनी में 100 मेंबर थे, 4 मेंबर खुद आते हैं और 70 लोग प्रॉक्सी बनकर आते हैं, तो टोटल कितने लोग प्रेजेंट है वैसे देखा जाए तो 74। लेकिन मीटिंग चालू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पर्सनली कितने लोग प्रेजेंट है? 4, जबकि कितने होने चाहिए? 5। तो मेंबर का पर्सनली आना जरूरी है। इसका मतलब ध्यान रखना, कभी भी प्रॉक्सी को कोरम में काउंट नहीं किया जाए। केवल किसको काउंट करेंगे? मेंबर को। प्रॉक्सी को काउंट नहीं करेंगे। प्रॉक्सी मतलब एजेंट। ठीक। अगर कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर ऑन द डेट ऑफ मीटिंग की डेट में, याद रखना मीटिंग की डेट में कितने नंबर ऑफ मेंबर है, नॉट मोर देन 1000। दूसरा 15 मेंबर, अगर मीटिंग की डेट में मोर देन 1000 है बट अप टू, और 30 मेंबर अगर 5000 से अधिक मेंबर। ठीक। तो हमारा कोरम कितना होगा? याद रखना 5, 15 और 30। और प्राइवेट कंपनी केस में कोरम होगा 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। तो फाइनली बेटा कोरम होगा 5, 15, 30। और प्राइवेट कंपनी में 2। लेकिन याद रखना आर्टिकल में इस लिमिट को क्या कर सकते हैं? बढ़ा, लेकिन कम नहीं कर। अब आप लोग बताइए क्या लिखा है। पढ़ लिए लॉ।
बताइए। मतलब बेटा पहले ये बोलना चाहिए कि हम वेट करेंगे कितने घंटे का, आधे घंटे। और आधे घंटे के अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है, जिस समय हमने टाइम रखा, शेड्यूल टाइम 9 बजे रखा था मीटिंग का मॉर्निंग में, तो 9:30 बजे तक अगर कोरम नहीं आया मीटिंग में, तो मीटिंग क्या हो जाएगी बोलिए, एडजर्न टू द सेम डे, नेक्स्ट वीक, एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस, या फिर सच अदर डेट और सच अदर टाइम और प्लेस, जो कौन डिसाइड करेगी, बोर्ड। तो हम कोरम का वेट कितने आवर तक करेंगे, बोलो आधे घंटे। अगर आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं आया तो मीटिंग क्या हो जाएगी, बोलो एडजर्न। लेकिन सुनना ध्यान से, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जनरली जो मीटिंग होती है वो बोर्ड बुलाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल करती है मीटिंग, ठीक। लेकिन कंपनी एक्ट में एक ऐसा भी सेक्शन है जो पढ़ेंगे अपन, जिसमें मेंबर्स लोग खुद मीटिंग बुला सकते हैं। मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे बोर्ड को कि आप मीटिंग बुलाइए हमारे बिहाफ में, और फिर बोर्ड मीटिंग बुलाएगी। इनको बोलते हैं रिक्विजेनिस्ट, जो रिक्वेस्ट करते हैं ना बोर्ड को, उनको बोलते हैं रिक्विजेनिस्ट। अगर इनके रिक्वेस्ट पर बोर्ड ने मीटिंग बुलाई थी, किसने रिक्वेस्ट दिया था, मेंबर। मान लो 50 मेंबर मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं बोर्ड को कि भैया आप एक मीटिंग, जर्नल मीटिंग बुलाइए, हमको कुछ बिजनेस डिस्कस करने हैं। तो फिर बोर्ड ने मीटिंग बुलाया 10 बजे मान लो, और आधी घंटा हो गया, कोरम नहीं आया। अब आप लॉजिक लगाओ, किसने मीटिंग बुलाई थी, मेंबर्स ने। मेंबर्स के रिक्वेस्ट पर मीटिंग बुलाई गई, और खुद कौन नहीं आता, मेंबर नहीं। तो इस केस में लॉ बोलता है, इस केस में मीटिंग ना वहीं पर ये हो जाएगी, एडजर्न नहीं होगी, क्या होगी, कैंसिल। देखो और इफ द मीटिंग कॉल्ड बाय द, किसके द्वारा बोलो, रिक्विजिनिस, बोलो क्या वर्ड है, रिक्विजिनिस, मतलब मेंबर के रिक्वेस्ट पर, तो मीटिंग क्या हो जाएगी, बोलिए कैंसिल। तो याद रखना कि अगर कोरम नहीं आया आधे घंटे के अंदर, और उसमें दो केस बनेंगे, अगर मीटिंग कॉल्ड बाय द रिक्विजिनिस्ट और दूसरा मीटिंग कॉल्ड बाय द बोर्ड, तो अगर रिक्विजिनिस्ट ने मीटिंग बुलाई थी तो मीटिंग वहीं पर अब क्या हो जाएगी, बोलो कैंसिल। और अगर इन्होंने मीटिंग बुलाई थी तो मीटिंग क्या हो जाएगी, बोलिए एडजर्न। नेक्स्ट वीक के लिए, सेम टाइम सेम प्लेस, या फिर एनी अदर टाइम एनी अदर डेट, जो बोर्ड डिसाइड करे, ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, ये वाला लॉ पढ़ के बताओ आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये भी। एडजर्न, पोस्टपोन नहीं बेटा। तो क्या एक मेंबर को भी कोरम मान लिया जाएगा, मान लो एक ही मेंबर आया था तो, बताओ। मान लो एडजर्न मीटिंग में एक ही मेंबर बैठा था, तो क्या उसको कोरम मान लेंगे, तो फिर वो तो उसके बोलने पर ना, ये तो कंपनी खुद मीटिंग बुलाई है, तो फिर ये बताओ, लॉ सामने है।
हाँ, ये पकड़ लिए, यही लाइन है। एस लगा है बेटा। एस मतलब प्लूरल, और प्लूरल का मतलब हो गया दो। मतलब कम से कम कितने लोग आने जरूरी। दो लोग भी आ गए ना तो फिर वो मीटिंग वैलिड हो जाएगी। भले ही हमारा ओरिजिनल कोरम की रिक्वायरमेंट कितनी रही होगी, 5, 15 और 30, लेकिन अगर एडजर्न मीटिंग में भी आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं आया, तो जितने लोग मीटिंग में आए थे, लेकिन कितने लोग मिनिमम आने जरूरी है, याद रखना मेंबर्स वर्ड लिखा है, यानी दो लोगों का आना जरूरी है। अगर दो लोग आ गए ना तो फिर उसको डीम टू बी वैलिड क्या मान लिया जाएगा, कोर। अब दो चीज और सीखना बेटा। अभी अपन सीखे कि कोरम में खुद मेंबर को काउंट करेंगे, जो शेयर होल्डर होगा। प्रॉक्सी को कभी भी कोरम में काउंट नहीं करेंगे। प्रॉक्सी मतलब एजेंट मेंबर का, ठीक। लेकिन दो केस है, सुनो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदती है, तो प्रेसिडेंट के नाम से शेयर खरीदे जाते हैं। अगर मान लो गवर्नमेंट को किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके नाम से इन्वेस्ट करेगी, प्रेसिडेंट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, शेयर्स खरीदने हैं, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट के नाम से शेयर खरीदे जाते हैं। किसके नाम से, गवर्नर। तो बेटा अगर मान लो शेयर होल्डर के नाम में प्रेसिडेंट का नाम है, तो शेयर होल्डर कौन बन गया बोलो, प्रेसिडेंट। और यहां पर कौन बन गया, गवर्नर। अब मीटिंग हो रही है और हमने नोटिस भेजी, क्या प्रेसिडेंट मीटिंग में आएगा क्या, जनरल मीटिंग। लॉजिक लगाओ भैया, इसके पास तो 1000 कंपनियों के शेयर होंगे, क्योंकि ये शेयर किसके बिहाफ में रखा है बेटा, बोलो गवर्नमेंट के नाम बिहाफ में। क्या ये खुद अटेंड कर पाएगा क्या मीटिंग, नहीं। तो इनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया कि ये इन लोग ना प्रेसिडेंट और गवर्नर लोग अपना ये अपॉइंट कर देंगे, क्या बोलो, और अगर इन लोग मीटिंग में जाते हैं तो ये माना जाएगा कि मेंबर खुद यानी प्रेसिडेंट खुद मीटिंग में क्या है, बोलिए, प्रेजेंट। प्रेजेंट। तो अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर शेयर होल्डर है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को, जो उनका एजेंट होगा मान लो, रिप्रेजेंटेटिव, उनको माना जाएगा कि खुद मेंबर पर्सनली क्या है, बोलिए, प्रेजेंट। दूसरा, आप बताओ क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। बस कंपनी एक लीगल पर्सन है, तो कंपनी दूसरे कंपनी का क्या बन सकता है, शेयर होल्डर। अब इसकी मीटिंग हो रही है, इसने इसको नोटिस भेजा कि भैया आइए आप भी शेयर होल्डर हो, क्या कंपनी मीटिंग अटेंड कर पाएगी क्या, नहीं, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी, लाइक ये कंपनी अपना एक डायरेक्टर को ऑथोराइज करेगी कि तुम जाओ और कंपनी के बिहाफ में क्या अटेंड करो, बोलो, मीटिंग। तो अगर कोई डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ में मीटिंग अटेंड करता है, तो ये भी माना जाएगा कि कंपनी खुद पर्सनली मीटिंग में क्या है, बोलिए, प्रेजेंट। एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। और याद रखना बेटा, शेयर होल्डर दो होते हैं, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। मीटिंग में हमेशा वोट देने का अधिकार और कोरम में काउंट केवल इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कभी भी मीटिंग में वोट देने का अधिकार
नहीं होता। तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए, अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं आगे मैं समझाऊंगा, एक बार पढ़िए। आर्टिकल में लिख दिया गया है कि कोरम हमारी कंपनी का कितना होगा, बोलिए 7। आपको ये बताना है कि क्या मीटिंग में कोरम प्रेजेंट है कि नहीं। ग्रोथ ये भी काउंट नहीं होगा बेटा, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। अब देखो कितना कोरम आया। ए एक मेंबर, डी रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी कंपनियों को, दो शेयर होल्डर को, तो ये दो शेयर होल्डर माना जाएगा, दो का रिप्रेजेंटेटिव। और बाकी को कोरम नहीं मानेंगे। टोटल कितना प्रेजेंट हुआ, 3, जबकि कितने मिनिमम होने चाहिए। कोरम की रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई है, देयरफॉर इसे वैलिड कोरम नहीं मानेंगे। हमने अभी दो नई चीजें सीखी, याद रखना बेटा। एक हमने सीखा इसके बारे में लॉ, याद रखना। इसके बारे में बोलो, गवर्नर। क्या लॉ सीखा इसमें हम। हाँ मतलब कि ये शेयर होल्डर हैं, अगर ये मीटिंग में नहीं जाते हैं और ये अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देते तो इनको भी माना जाएगा कि मेंबर पर्सनली मीटिंग में क्या है, प्रेजेंट। और दूसरा, अगर कंपनी शेयर होल्डर है और कंपनी अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देती है, लाइक जैसे यहां पर वाई और जेड दो लिमिटेड कंपनी थी, उन्होंने डी को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया, तो डी को माना जाएगा कि वो पर्सनल मतलब पर्सनली मेंबर है मीटिंग। ये माना जाएगा कि मीटिंग में वो पर्सनली प्रेजेंट है, शेयर होल्डर। तीसरी बात हमने सीखा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कभी भी कोरम में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि इनको मीटिंग में कभी भी क्या देने का अधिकार नहीं होता है, वोट। ये अटेंड बस कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन उनको मीटिंग में कोई चीज करने का अधिकार नहीं है। तो कोरम कितना होना चाहिए, ध्यान से फिर फाइनली। पहला, अगर आर्टिकल में हायर नंबर लिखा है तो हायर अप्लीकेबल होगा। अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है या लोअर लिखा है तो फिर ये अप्लीकेबल होगा। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने जरूरी है, और पब्लिक कंपनी में 5, 15, 30। अगर नंबर ऑफ मेंबर अप टू 1000 है, 1000 से अधिक बट अप टू 5000 है, और मोर देन अगर 5000 है। तो हेडिंग लिखो बेटा अपनी कॉपी में, आज जितना अभी लिखे हैं उतना लिख लेते हैं। सेक्शन डालिए 103,
quorum of meeting, quorum of journal meeting. पहली पॉइंट लिखिए मीनिंग ऑफ कोरम. मीनिंग ऑफ कोरम, quorum means minimum number of members required to present in the meeting. If no quorum is present, there is no meeting. If there is no quorum is present, there is no meeting. अब सेकेंड पॉइंट हेडिंग लिखिए, व्हाट इज मिनिमम कोरम. व्हाट इज मिनिमम कोरम. लिखिए इफ आर्टिकल प्रोवाइड हायर नंबर, इफ आर्टिकल प्रोवाइड हायर नंबर देन आर्टिकल अप्लाई. Otherwise, the quorum shall be दो कॉलम बना लेना ऐसा. पहले कॉलम में इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी और दूसरे कॉलम में इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी में लिखना, इधर ऐसे लिखना, सामने देखना. इफ नंबर ऑफ मेंबर, टोटल लिखा देना ना. इफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर एज ऑन डेट ऑफ मीटिंग, एज ऑन डेट ऑफ मीटिंग, और उसी में सेकेंड इसमें लिखना कोरम. अगर अप टू 1000 नंबर है तो पांच मेंबर पर्सनली वर्ड जरूर लिखना प्रेजेंट इन द मीटिंग. फिर मोर देन 1000 अप टू 5000 तो 15, और मोर देन 5000 30. और सेकेंड कॉलम प्राइवेट कंपनी में टू मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन द. टू मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग. अब नीचे नोट डालना, कॉमन नोट. इफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट, if president or governor of the state
are the member of the company and their representative attend the meeting on behalf of president or governor. Their representative attend the meeting on behalf of president or governor. They shall be included in the quorum. They shall be included in the quorum. Second point, note, if company are the shareholder of another company, if company are the shareholder of the another company, then representative of the company, representative ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लो डायरेक्टर्स, the representative of the company shall be included in the quorum. और बस दो नोट, और तीसरा एक लिख लीजिए, तीसरा नोट, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर shall not be included in the quorum. और फोर्थ, प्रॉक्सी कभी भी कोरम में इंक्लूड नहीं होता. प्रॉक्सी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कोरम. फिर एक और नोट लिखिए, फिफ्थ नंबर, कोरम शैल बी प्रेजेंट, कोरम शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग. थ्रू आउट द मतलब बेटा मीटिंग स्टार्ट से लेकर एंड तक कोरम का होना जरूरी है मीटिंग में, थ्रू आउट द मीटिंग. 5 नोट लिख लिए हम. और उसके बाद फिर हमारा ये नोट खत्म होने के बाद सेकेंड हेडिंग कल अपन चालू करेंगे. वैसे आज मैंने समझा दिया कॉन्सिक्वेंस, हेडिंग लिख लो कॉन्सिक्वेंस, और अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ absence of quorum. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ absence of quorum मतलब अगर कोरम नहीं आया तो क्या इफेक्ट होगा. तो आज हमने 3 सेक्शन के नोट लिख लिए और कोरम का लॉ लगभग हमने सीख लिया है कितना होना चाहिए. बाकी नेक्स्ट क्लास में. आज कम लोग आए कैसे? आप नहीं दे रहे क्या? कहाँ? आप बीकॉम वाले हो क्या? आप लोग कहोगे कहाँ? सबका अलग अलग डेट होता है क्या? मतलब एक
तो आप लोग का यूनिवर्सिटी क्या रहती? और ये आप लोग का? ड्रॉप कर दी, नहीं दे रहे?